हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुबोध रायकिरे और आज हम ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक हम लेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर के नेचर्स वगैरह के बारे में हमने देखा था। अभी हम देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, जो इतना ब्रॉड लेवल पे जो हमारे पास ना बड़े लेवल पे से सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस देन बिहेवियर, और बिहेवियर जो है कहीं ना कहीं साइंस की फील्ड से रिलेटेड रहता है। तो अभी हम आज के वीडियो में देखेंगे कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स टू ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर, मतलब कि और दूसरे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर्स को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, या उन सब सब्जेक्ट को मिलाकर ही ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर सब्जेक्ट बना है। देन लास्ट में हम देखेंगे द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सुनो, कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जैसा कि हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अपने आप में मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके द्वारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। जैसा हमने डेफिनेशन में देखा था, इट इज द फील्ड ऑफ स्टडी। मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जो ह्यूमंस बिहेवियर्स हैं उनके बिहेवियर्स को स्टडी करने की फील्ड है। और जब कोई फील्ड होती है तो उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। जब किसी चीज़ का हम स्टडी करते हैं तो और भी सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम देखिए, देयर आर सम इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर फील्ड विच डेवलप इट्स extensively due to increasing organizational complexity। अभी आज के इरा में, हम आज के समय में देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काफ़ी फास्ट ग्रोथ करना चाहती है, काफ़ी प्रॉफिटेबल होना चाहती है। तो कहीं ना कहीं इससे ह्यूमंस बिहेवियर में चेंज आता है। जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर में चेंज आता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। अभी हम इसी सब्जेक्ट में मतलब अभी टॉपिक में हम देखेंगे जो एक मेन टॉपिक है इसका, साइकोलॉजी। तो आज देखिए, अब साइंटिस्ट इतने सारे हो गए हैं और सभी को स्ट्रेस होता है कि इंक्रीजिंग दी ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशंस में काम ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस बढ़ते हुए काम को क्या जरूरत लग रही है अभी, वेरियस टाइप्स ऑफ नॉलेज। इसके लिए काफ़ी सारा नॉलेज चाहिए होता है और वो हमें अलग अलग सब्जेक्ट से मिलता है फॉर चेंजिंग या फिर डेवलपिंग, या फिर हम उसे और ज़्यादा बेटर वे में कैसे कर सकें एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर। तो अभी हम देखेंगे। सुनो, जो बेसिक बेसिक बोल सकते हैं, इन्हें फंडामेंटल्स भी बोल सकते हैं। और यही 6 जो टॉपिक्स हैं जो मेनली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को चेंज करते हैं। फर्स्ट साइकोलॉजी, सेकंड सोशियोलॉजी, थर्ड वन सोशल साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। इनके अलावा भी कुछ और डिसिप्लिन्स हैं, कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं या उसे हेल्प करते हैं, जैसे लाइक टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और हम उन्हें बाद में डिस्कस करेंगे, फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं साइकोलॉजी के ऊपर। साइकोलॉजी साइकोलॉजी अभी हम यहाँ पे देखिए, डिसिप्लिन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो यहाँ पर आप देखिए, 3 लेवल में हमने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को बांटा है। तो इंडिविजुअल लेवल पे कि एक अकेला व्यक्ति जो बिहेव करता है वो किस तरीके से बिहेव करता है। हमने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, उसमें हमने देखा था इंडिविजुअल बिहेवियर, इंटरपर्सनल बिहेवियर। तो इंडिविजुअल बिहेवियर में किन चीज़ों का ज़्यादा स्टडी किया जाता है, तो इंडिविजुअल लेवल पे साइकोलॉजी का ज़्यादा स्टडी किया जाता है। ग्रुप लेवल पे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी की स्टडी की जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर सोशियोलॉजी की स्टडी की जाती है, एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी की जाती है और पॉलिटिकल साइंस की स्टडी की जाती है। सुनो, साइकोलॉजी 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 को सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी, साइकी जो शब्द है, साइकी शब्द का मतलब होता है सोल, हमारी आत्मा। जो हमारी आत्मा होती है वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से कनेक्टेड होती है, हमारे माइंड से कनेक्टेड होती है। तो हमारे जब माइंड से जो चीज़ कनेक्टेड होती है वही हमारे व्यवहार में दिखती है।
तो साइकी मतलब सोल हो गया, और लॉजी मतलब साइंस, मतलब आपकी अंदर का साइंस, आपके दिमाग का साइंस, मनोविज्ञान, जिसे हम हिंदी में कहेंगे मनोविज्ञान। तो साइकोलॉजी हैज पेरा ऑफ द फर्स्ट इन्फ्लुएंस ऑन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट इन्फ्लुएंस ऑन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को सबसे पहले कौन इन्फ्लुएंस करता है? साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी हर इंडिविजुअल की अलग अलग हो सकती है और होती भी है, बिकॉज इट इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। क्यों? क्योंकि वो बिहेवियर का साइंस है। अ साइकिस्ट स्टडी ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर, लाइक मतलब साइकिस्ट भी जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में जिन चीज़ों की स्टडी की जाती है इंडिविजुअल लेवल पर और साइकोलॉजी के लेवल पर, वो देखा जाता है कि व्यक्ति का परसेप्शन कैसा है, जो एम्प्लॉयज हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी है, कैसे काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग की कितनी आवश्यकता है, उनकी लीडरशिप इफेक्टिवनेस कैसी है, देन उनका जॉब सेटिस्फेक्शन कितनी, ये सारी चीज़ें यदि हम स्टडी कर पाएंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का ये बेनिफिट्स होगा कि उसका प्रोडक्टिविटीज बढ़ेगी, एम्प्लॉयज जो हैं और इफेक्टिवनेस से काम करेंगे, और जो मैनेजर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, वो और अच्छे से काम करवा पाएंगे अपने सबऑर्डिनेट्स और अपने जो कलीग्स हैं उनसे। दैट इज द साइकोलॉजी। इसमें एटीट्यूड मेजरमेंट, एम्प्लॉय सिलेक्शंस, वर्क डिजाइन और वर्क स्ट्रेस की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट हम जाते हैं सोशियोलॉजी पे। सोशियोलॉजी जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, सोशलॉजी मतलब समाज का अध्ययन, समाज का शास्त्र, मतलब भाई जो भी सोसाइटी है उनमें लोग कैसे रहते हैं, किस तरीके से विचार करते हैं, दैट इज दी सोशियोलॉजी। अभी सोशियोलॉजी सबसे मेन एस्पेक्ट तो हमने जैसे डिस्कस किया साइकोलॉजी, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की स्टडी करना हमें जरूरी है। देन जब हम इंडिविजुअल की स्टडी कर लेते हैं तो सोसाइटी मतलब जो ग्रुप बन रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, जो ग्रुप बने हुए हैं बाय द डिपार्टमेंट, बाय द वर्क प्रोफाइल, उनकी स्टडी करना भी हमें काफी जरूरी होता है। और इसके लिए जो सबसे अलग से जो सब्जेक्ट है जो ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है, वो है सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी कंसेप्ट थ्योरी, सोशियोलॉजी में कई सारे कंसेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, मॉडल्स हैं, टेक्निक्स हैं, और वो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंटली हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड बेटर ग्रुप डायनामिक्स। मतलब वहाँ पे लोग जो ग्रुप बने हुए हैं वो किस तरीके से प्रभावशील हैं, कितने प्रगतिशील हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर कैसा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी, ब्यूरोक्रेसी, कम्युनिकेशन, पावर, कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटर ग्रुप बिहेवियर, इन सब चीजों की स्टडी की जाती है। और इससे ऑर्गेनाइजेशंस को जो ग्रुप्स हैं, जो अपने एम्प्लॉइज हैं, उन्हें मैनिपुलेट करके या इन्फ्लुएंस करके अपना काम निकलवा सकते हैं। दैट इज द सोशियोलॉजी। तो हम देखेंगे सोशल साइकोलॉजी। इट हैज बीन डिफाइंड एज द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस ऑफ हाउ द थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल आर influenced by the actual imagining or implied the pressures of other। मीन्स कि आपकी जो इसमें स्टडी की जाती है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है और ये फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है कि किसी की फीलिंग्स और किसी की बिहेवियर से, है ना, और दूसरे लोगों को इस तरीके से चेंज किया जा सकता है, उनके अंदर उस चीज को और कैसे डेवलप किया जा सकता है। The most important topic relevant to the organizational behavior field are behavioral change, attitude change, communications, group process and group decision making। जैसे कोई चार लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं तो वो अपने चार लोग एक ही बात पे सहमत है या नहीं है, या उनकी कुछ साइकोलॉजी चारों की अलग अलग है, तो वो किसी एक डिसीजन पे नहीं आएंगे। तो दैट इज ग्रुप डिसीजन मेकिंग, उनकी प्रोसेस वगैरह, ये सारा सोशल साइकोलॉजी में स्टडी की जाती है। इससे ऑर्गेनाइजेशंस को भी फायदा होता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है कि वो एटीट्यूड में चेंज ला सकती है। किसी के चारों लोग यदि अलग अलग सोच रहे हैं तो इससे तो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान ही होगा ना, प्रोडक्शन उसका प्रोडक्टिविटी कम होगी उसकी,
तो इससे वो उनके एटीट्यूड्स में चेंज लेके आ सकते हैं, उन्हें अपने कुछ दूसरे टास्क वगैरह में एंगेज करके उन्हें सही प्रोसेस में लगा सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे इकोनॉमिक्स में। हमने जैसा साइकोलॉजी में देखा था जॉब सेटिस्फेक्शन, तो सेम चीज तो नहीं होगी, पर यहाँ पे उसी चीज को थोड़ा सा रिलेवेंट बताया गया है कि इकोनॉमिक्स कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर टू ग्रेट एक्सटेंट इन डिजाइनिंग दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मींस की जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं उसे और कितने अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए, है ना। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई फैक्ट्री है जहाँ पे कुछ 500 या 1000 वर्कर्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था कर देना, उनके लिए कोई छोटा सा क्लिनिक खुलवा देना वहाँ पे, ताकि कोई एकदम से किसी को बीमारी हो तो वहाँ पे वो इलाज करा सके। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को कैसे बढ़ाया जा सके बाय द इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो डिसिप्लिन से जो सब्जेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को इफेक्ट करता है और काफी हेल्प करता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इकोनॉमी इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशनल एंड इट्स स्ट्रक्चर्स। मीन्स कि वही जो लेन देन की जो लागत रहती है वो अर्थशास्त्र संगठन और इसकी संरचना को प्रभावित करता है। अभी नेक्स्ट हम आते हैं एंथ्रोपोलॉजी पे। तो एंथ्रोपोलॉजी में इसकी मानव विज्ञान की, मानव जो हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है, वो कहाँ से आए हैं और अभी उनमें कितना डेवलपमेंट हो चुका है और अभी आगे कहाँ पे वो और जा सकते हैं ना। तो जैसे हमने बिहेवियर्स के बारे में बात करी, तो उसमें हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट जो देखा था, जो सबसे मेन पॉइंट है वो है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जो होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, वो कहीं ना कहीं से तो डेवलप होती है ना। जैसे हम उसको मान सकते हैं कि वो जिस कल्चर में रह रहा हो व्यक्ति जो भी है, वो जिस कल्चर में रह रहा हो वहाँ से उसकी साइकोलॉजी डेवलप हुई हो, वो जिस एनवायरमेंट में रह रहा हो वहाँ से उसकी साइकोलॉजी डेवलप हुई हो, साथ ही वो किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इन सब चीजों से भी उसकी साइकोलॉजी डेवलप हो सकती है। या फिर हम उसके जेनेटिक जो एलिमेंट्स हैं उनमें भी जा सकते हैं कि भाई वो उनकी जनरेशंस कहाँ से चालू हुई थी और वो कहाँ रहते थे। तो इन सब चीजों का भी मानव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में संगठनात्मक व्यवहार में काफी प्रभाव पड़ता है। इनमें किस तरीके का प्रभाव पड़ता है? सिमिलर वैल्यूज, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड्स, क्रॉस कल्चर्स एनालिसिस बिटवीन अमंग द एम्प्लॉइज। तो देखिए द मेन जो मैंने आपको बताया कि ह्यूमंस जो होते हैं कि स्टडी करना क्यों जरूरी होता है, तो रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द एनवायरनमेंट। मतलब कि एंथ्रोपोलॉजी में क्या अंडरस्टैंड किया जाता है कि जो ह्यूमंस बीइंग है और एनवायरनमेंट है उनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के बाद ही हम जो हमने सबसे पहले पॉइंट पढ़ा साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, इन सब चीजों को और ज्यादा बेटर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। दैट इज द एंथ्रोपोलॉजी। इसका भी वो काफी योगदान रहता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करने में। Political science contributions of political science are the significant to the understanding the dynamics of power center। Means कि political science जो है कहीं ना कहीं पावर से रिलेटेड रहता है। कई लोगों को रहता है ना कि the awareness of power की भाई पावर के लिए रहते हैं कि मुझे हॉलिडे मिल जाए, मुझे काम करने को मिल जाए, तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में बिहेवियर्स में चेंज आ जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई किसी मैनेजर्स के नीचे कोई 10 उसके सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं और उसमें से 10 में से कोई एक ही बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं यदि उसे ये टास्क देता हूँ कि आप किस तरीके से अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, वो अपने चारों बाकी के सबऑर्डिनेट्स हैं आप उन्हें बताइए। तो हो सकता है कि उनके बिहेवियर्स में चेंज आ जाए, बाकी के 9 लोगों में भी वो भी अच्छा काम करने लगे, या फिर जो जिसे मैंने कहा है कि आप मोटिवेट करिए या ट्रेन करिए, उसके बिहेवियर में चेंज आ जाए और उसका परफॉर्मेंस और नीचे ग्राफ उसका नीचे जाने लगे क्योंकि उसे पावर आ जाती है। या फिर उस जो अच्छा ग्रुप था उसमें कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाए,
तो पॉलिटिकल साइंस की भी स्टडी की जाती है ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर में टू अंडरस्टैंड पावर सेंटर, structuring of conflict and conflict resolution tactics and allocations of power and how people manipulate power for individual self interest organizational politics मतलब कि जो पॉलिटिक्स होती है ऑर्गेनाइजेशंस में उसमें पावर को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है और उसे किस तरीके से उसमें हेरफेर कर सकते हैं तो दैट इज द पॉलिटिकल साइंस तो पॉलिटिकल साइंस भी ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर में काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डिसिप्लिन्स होता है तो अभी हमने देखे कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर इसमें हमने देखा हमने 6 जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं उन्हें वो हमने अभी ब्रीफली देखे नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने थोड़ा सा डिटेल्स में भी पढ़ेंगे अभी हम आते हैं अभी हमारा जो फर्स्ट यूनिट जो है अभी ये फर्स्ट ईयर का वो अभी ये लास्ट टॉपिक है उसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर तो ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर में एक्चुअली में यदि हम उसे एक ब्रीफली देखें तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर मींस कि जो ह्यूमन बिहेवियर्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें ही ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर में फॉलो किया जाता है ना कि मशीन्स के बिहेवियर्स को फॉलो किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन सेकंड पॉइंट ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर इज सिचुएशनल मींस ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर क्या है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस काम करता है ना जैसे कोई पर्सन अपना रिएक्शंस जब अपने काम के प्रति दिखाएंगे या अपने काम को लेकर कुछ एक्शन करेंगे वो कुछ करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर काम करेगा यदि सब कुछ इजी गोइंग चल रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जरूरत ही नहीं है तो और ऐसा सब कुछ अच्छा हो सब कुछ इजी गोइंग हो जाए ऐसा तो कहीं भी नहीं होगा तो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अ सिचुएशनल सेकंड थर्ड वन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज बेस्ड ऑन सिस्टम अप्रोच जैसा कि हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम पूरा एक सिस्टम होता है जो वन बाय वन फॉलो किया जाता है ना ऊपर से टॉप लेवल मिडिल लेवल लोअर लेवल तो उसी चीज को पूरा बिहेवियर्स को स्टडी करना होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज बेस्ड ऑन सिस्टम अप्रोच एंड लास्ट वन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर रिप्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इंटरेस्ट बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस वेरिएबल मींस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किन दो चीजों के बीच में इंटरेक्शन कराता है किन दो चीजों के बीच में रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस और स्ट्रक्चर को हम अभी तक 2-3 बार सुन चुके हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में स्ट्रक्चर्स की स्टडी की जाती है फिर प्रोसेस वेरिएबल्स को यहाँ पे इन दोनों चीजों को वेरिएबल्स कहा है मतलब कि एक स्ट्रक्चर वेरिएबल्स है और प्रोसेस वेरिएबल्स है और इन दोनों के बीच में होते हैं ह्यूमंस है ना जो काम को करते हैं जो थिंग्स को डन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर रिप्रेजेंट consent interest between the structure and process variables so अभी आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि conceptual framework of organization's behavior क्या हो सकते हैं मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कंटिन्यूस उसमें काम चलता रहता है और सिचुएशंस बेस्ड है सेकंड ह्यूमन बीइंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है और एक सिस्टम अप्रोच है यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म होता है अभी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंडिविजुअल बिहेवियर थैंक यू फॉर वॉचिंग